हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 7 मार्च 2023 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हेडलाइन न्यूज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। 4 से 5 आर्टिकल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना ही होता है, क्योंकि देखिए हम जब न्यूज़पेपर को शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि कैसे जो कि इतना हम न्यूज़पेपर, क्योंकि 20 से 24 पेजेस का जो कि न्यूज़पेपर होते हैं, अगर आप उसको पढ़ो तो पूरे दिन भी कम पड़ जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। सो उसको कैसे आसान बनाया जा सके, तो इसके पहले ये आपको पता होना चाहिए आप किस एग्ज़ाम का जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो और उसका सिलेबस किस रेंज तक का है। उस हिसाब से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लॉन्ग टाइम से पढ़ते आ रहे हो और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो आप है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरा चीज़, आपको फिल्टरिंग करने में आसानी होती है जब आपको सिलेबस अच्छे से पता होता है। अगर स्पेशली मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ, आईएएस या फिर पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, सबका अप्रॉक्सीमेटली जो है कि लगभग समान होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें अभी इस साल 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, या इसमें मेंस का जो ऑप्शनल पेपर होता था उसको हटा दिया गया है। तो मोस्टली अब ये है कि आपके जो पेपर 5 और पेपर 6 जीएस का बढ़े हैं वो उत्तर प्रदेश स्पेशल और उत्तर प्रदेश का जो है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड का जो है वो चीज़ें बढ़ी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो है कि हम एग्जाम्स को कैसे, देखिए बढ़ा नहीं है कुछ। जो पहले क्वेश्चन पूछा करते थे ये मतलब स्पेशल यूपी का, उसी को एक अलग से पेपर अब बना करके पूछेंगे। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो पीसी आईएएस का एग्जाम है उसमें भी इस तरह की चीज़ें हों। ठीक है, बट अभी ऐसा कोई न्यूज है नहीं। उत्तर प्रदेश ने ही पहला स्टेट है जो कि कर दिया है। तो आने वाले समय में देखेंगे। तो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो करें और वैसा फॉलो करें कि जो आपको आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ऐसा शुरू कर दें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे जो कि सेरेमोनी हो रही है उसको पढ़ेंगे, तो ये कोई मैटर नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए अच्छा इलेक्शन होता है किस बेसिस पे होता है और कैसे जो कि कौन गवर्नमेंट बनाता है, किसके पास पावर होती है, कौन बना सकता है, कौन मिनिस्टर, कौन चीफ मिनिस्टर। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़े हैं तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। उसके लिए फिर अगर मैं ये बात करूं कि जैसे यस्टरडे क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हिंदू ग्रोथ रेट को लेकर के, तो आज समझिए कल तो एक छोटी सी न्यूज़ थी। गुलाम राजन एक्स आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने तो छोटे से एक न्यूज़ बोल दिया, बट उसका इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा एक आर्टिकल आ गया है। ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट कब से कैसे कहाँ से शुरू हुआ, फिर इसको क्या क्या इंडिया जो कि इस उसी के आसपास फिर भटक रहा है, क्या नहीं भटक रहा है, सारी चीज़ें दे दिया उसमें। तो हमें क्या क्या हमें यही हमें स्टडी का बेस्ट तरीका होता है कि आप अपडेट्स रहिए। जिसे आपको छोटी न्यूज लग रही तो आप ऐसा नहीं कि उसको स्किप कर सकते हो, उसको अब ले लीजिए और आने वाले समय में हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जो आज का डिस्कशन है उसमें एक कोर्ट मार्शल को लेकर के है। कोर्ट मार्शल का मतलब ये हो गया कि जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनका क्या होता है कि कोर्ट मार्शल होता है, मान लो उनको खड़ा करके उनकी जो स्टार होते हैं, क्लाथ वगैरह होते हैं, सबके सामने निकाल दिया जाता है, मूवियों में भी दिखाया जाता है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि मैम छोटा सा न्यूज है तो उसको हम आइडेंटिफाई करें कि नहीं इन फ्यूचर में दिस वुड बी बिग न्यूज, तो हम आगे आसानी से उसको कर सकते हैं। इसके बाद जैसे तमिलनाडु में क्या हुआ है कि माइग्रेंट तो कुछ जो वर्कर थे वो जो है कि गए थे वहाँ पे जॉब करने के लिए, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से लोग वहाँ गए हैं उनके उनके प्रति जो वायलेशन हुआ है। जैसे आज से मैं अगर 20 साल 30 साल पहले की बात करूँ, मुंबई में क्या होता था कि ऐसे जो यूपी बिहार के लोग इम्प्लाई होते थे उनके ऊपर जो कि मराठी लोग अटैक करते थे। उनका स्लोगन था आमची मुंबई। दैट मीन कि मुंबई मुंबई वालों के लिए है। अगर आप एक ठाकरे पे मूवी बनी है, निजामुद्दीन सिद्दीकी की है उसमें ठाकरे मूवी करके, तो उसको देखेंगे तो ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। अगर ये दिख रहा है क्या बोलते हैं तमिलनाडु में, तो ये इंडिया में नया नहीं है, ये पुराना है, चला आ रहा है। तो लोग इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, समझ रहे हो चीज़ों को। दूसरी मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। देखिए अभी जब लॉकडाउन हुआ था उसी समय गुजरात में भी एक एक्सीडेंट हुआ था। हुआ ये था कि जो माइग्रेंट वर्कर थे उनके ऊपर अटैक हुआ था, उसमें उतना पोलिटिसाइज नहीं किया गया। ठीक है, अब रीजन मैं बता दूं क्या था। गुजरात में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी और बिहार में भी बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर में भी गवर्नमेंट, तो कोई उतना वो कहने वाला नहीं था। दूसरी चीज़, अब अगर आप यूपी की बात, अब जो अभी तमिलनाडु में चल रही है, तो तमिलनाडु में अदर देन बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, और जो है कि वहाँ पे बिहार में आप बोल सकते हो दूसरी पार्टी है जो नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडीयू है। तो लोग, आप हमें समझना चाहिए कि हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो
तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कल भी आर्टिकल आया था, आज भी आर्टिकल है जो माइग्रेशन को लेकर के, माइग्रेट लोग करते हैं। माइग्रेट मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। दो चीज़ें, एक ओरिजिन होती है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो जाने के लिए, दूसरी चीज़ वहाँ पे डेस्टिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिलोंग करते हो मुंबई से, आप स्टडी के लिए जो कि दिल्ली आ गए, ठीक है, तो आपका तो ओरिजिन वहाँ पे है, लेकिन डेस्टिनेशन कहाँ से है, कहाँ है, आपका दिल्ली है। तो जो एक के लिए इमिग्रेशन मैं आगे बताऊंगा, और ये एक इमिग्रेशन होता है, एक ई से शुरू होता है, एक आई से शुरू होता है। दूसरी चीज़ है, माइग्रेशन दो तरह के होते हैं। जैसे मान लें कि एक इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, और एक इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट इन सेंस कि स्टेट के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास डाटा है सॉरी जो मेरे पास डाटा है अभी तक का, उसमें क्या है कि जो इंट्रा माइग्रेट मतलब एक ही स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट, इसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो होता है वुमेन का होता है। रीजन, मैरिड पहली वुमेन होती हैं, जॉब के लिए भी एक दूसरे से जाती हैं, क्योंकि मैन तो नहीं जाता ना मैरिड के लिए। तो मतलब ये चीज़ है कि बहुत अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग हिसाब से कराया जाता है। जब आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल होगा तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो उसमें माइग्रेशन को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, अर्बनाइजेशन किया जाता है, रूरलाइजेशन किया जाता है। तो वो उसमें आया तमिलनाडु से लोगों आप जो कि रिटर्न बैक हो रहे हैं। हुआ क्या था, कोविड से पहले जब अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब कोविड आया तो माइग्रेट वर्कर जो कि अपने होम टाउन में रिटर्न हुए, तो उसे क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर काफ़ी कोलैप्स हो गई, ठीक है, क्योंकि उनके पास लेबर नहीं थे। लेकिन जब रिवाइव कर गया कोविड, तो अब इस तरह की घटनाएं देखने को मिले, तो वो अपने जान बचाने के लिए फिर रिटर्न होता है। वैसे ही एक अंदाजा ये लगाया जाता है जो आर्टिकल में बोला जा रहा है उसमें, कि अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु के जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर है उनको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट से गए हैं लेबर वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीप मतलब सस्ते में होती हैं, और काफ़ी पोटेंशियल उनके पास होती है वो जो कि चीज़ें करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी हमने डिस्कस किया जो बड़े आर्टिकल्स के हिसाब से होते हैं। उसके बाद कुछ और भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जीडीपी ग्रोथ रेट को सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, तो हम ऐसे अपडेशन पे करते रहेंगे, उसको चीज़ें बताते रहेंगे। तो हम आते हैं जो पीडीएफ है हमारा, हम उसके थ्रू जो कि अपना डिस्कशन करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो हमारा पीडीएफ ओपन होता है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला है कोर्ट मार्शल को लेकर के, आर्मी ऑफिसर को 3 आर्मी ऑफिसर होता है कि वो जो भी होता है। उसके बाद देखिए एक अभी रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ है कि अभी मैं बता दूं कि देखिए अभी क्या है कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, और एक है फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन रूल 2022 है। जो ये एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है टॉप 100 रैंकिंग की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होंगी ना, हम उनको अलाउड करेंगे इंडिया में कि आप अपना कैंपस खोलो। फॉर एग्जांपल के लिए एक ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी हो, तो वो टॉप 100 में आ रही है, तो हम उसको कहेंगे अच्छा अगर आप चाहते हो इंडिया में कैंपस खोलना अपना ब्रांच तो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है ये चीज़। लेकिन जो फॉरेन रेगुलेशन यूनिवर्सिटी रूल है 2022 इसमें ये कहा गया टॉप 500 तक का इसमें अलाउड करते, इसलिए कंट्राडिक्शनरी हो जाता है। तो इनको अलाउड किया जाए या नहीं किया जाए इसके लिए मतलब एक कमेटी थी उसमें किया गया, लेकिन उसमें जो भी मेंबर थे तो उसमें कुछ आप बोल सकते हो कि मिस इंटरप्रिटेशन जैसी चीज़ें आई। आगे देखूंगा कि जो बिग न्यूज आएगी, तो बस आप अपडेट रहिए कि ये इशू चल रहा है, ठीक है। हमने कल डिस्कस किया था, आने वाले समय में ये बड़ा एक न्यूज बन करके निकलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखते हैं, इसमें ये है कि यूपी में क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले एक उमेश नाम के व्यक्ति थे, उनका जो कि मर्डर हो गया था कुछ ग्रुप के थ्रू। तो अब जो उन्होंने मर्डर किया था उनके अगेंस्ट में जो कि पुलिस को जो उत्तर प्रदेश की है एकदम हरकत में आ गई है, और सबको जो एक्यूज है उनको इनकाउंटर का वो प्रोसीजर है। फिर उसके बाद पुअर एकेडमी नो प्रूफ दैट। देखिए अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आईआईटी मुंबई में ये हुआ था कि वहाँ से एक दलित कम्युनिटी के लोग थे, तो उनका मतलब कि सुसाइड कर लिए। तो रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि नहीं है जो किए उन्होंने वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे किया था। फिर उसके बाद इंडिया कैरी द सो द मार्केट द कोविड प्रूफ को लेकर के, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स पे, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है ना थोड़ा सा, तो फिर देख लेते हैं। देखिए वाटर लेवल से, देखिए यमुना एक रिवर है, ठीक है, ये दिल्ली उसके बैंक पे सिचुएटेड है, या यमुना, और एक जमुना होती है। जमुना जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जब बांग्लादेश में एंटर करती तो उसको भी जमुना के नाम से
यमुना रिवर जो कि इंडिया से यहाँ से गुजरती है दिल्ली से, तो उसका जो वाटर लेवल है काफ़ी कम है, अफेक्ट है, सप्लाई काफ़ी अफेक्टेड है। तो उसको लेके, क्योंकि काफ़ी पोल्यूटेड रिवर है ये इंडिया में, वन ऑफ मेनी। तो रिवर के बारे में, क्योंकि इसकी ये जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए बफरिंग कर रहा है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाने में ना प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड बस आप लोग, एक सेकंड वेट वेट, हाँ यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि G20 की मीटिंग चल रही है। तो अभी फॉरेन मिनिस्टर जो कि ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने आया, तो उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी जो इंडिया की है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि हर एक कंट्री अपने सॉवरेनिटी के लिए एलिजिबल है, जो कि प्रोटेक्ट कर सकती है। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है जो कि आप पे रेगुलेट करे, ठीक है, आप सिर्फ डिपेंडेंस के लिए। फिर उसके बाद हमारे जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम हमेशा तैयार हैं, और ऐसा नहीं कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो तब जो कि हमें इस तरह का एक्टिविटी करना चाहिए। तो हमें प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए और किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए सिक्योरिटी को लेकर के। फिर इसके बाद देखिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इस प्रोग्राम का नाम अगर मैं बताऊं, IBC। इसमें क्या है कि जो इंडिया है, जो टाइगर हैं, या जो मतलब 7 बिग कैटेगरी के जो एनिमल हैं, बिग कैटेगरी कैट के, जैसे वो हैं टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, पुमा है, जागुरा है, अचिता है। ये सारे एक बिग मतलब कैट कैटेगरी में आते हैं, जो बिग कैट होती है। क्योंकि जो छोटी कैट होती है उनका इनका जो कि फेस कहीं ना कहीं मैच करता है, आप अगर केयरफुली आप देखोगे तो। इज दैट क्लियर? तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब एक इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसका प्रोटेक्शन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब कंट्री की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश की गई स्टेटरी बॉडी है, ये इसको रेगुलेट करती है और इस चीज़ों को जो कि अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसको अच्छे से जान लीजिए। इसका जो पूरा नाम है देख लेते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दैट क्लियर, इसको करा दो। ये इंडिया का प्रपोजल है। आगे देखते हैं इसका आउटकम क्या निकल करके आता है। वही फिर जो ऑटोनॉमी मैंने जो पूछा था, पहले बात किया था, जो यूनिवर्सिटी वगैरह को लेकर के, वही वो फिर न्यूज दी गई है। फिर इसके बाद एक और इकोलॉजी इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 को कवर करता है, और हमारे जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स को कवर करता है। ये फोटो देख सकते हो आप, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया के स्पेशली जो वेस्ट इंडिया है, बोल सकते हो वो राजस्थान है और गुजरात है, उसमें ये पाए जाते हैं। वैसा नहीं कि वहीं पे पाए जाते हैं, पाकिस्तान में कोई भी कुछ पाए जाते हैं, और जो कि MP कुछ और स्टेट में। अभी इनका इशू ये है कि जो विंड्स एनर्जी, जो हवा से एनर्जी कैप्चर किया जाता है, उनके लिए ऐसे पिलर बने और वहाँ पे तार हैं। तो उसमें ये चीज़ें हैं कि ये जो बर्ड्स हैं उड़ते हैं ना, तो उसमें फंस करके इनकी डेथ हो जाती है। और ये जो बर्ड्स है ग्रेट इंडिया, जो उड़ने वाली चिड़ियाँ होती हैं, सॉरी, सबसे हाईएस्ट उसमें से एक नहीं है, सबसे हाईएस्ट ही है। तो अभी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इसने अपना प्रपोजल दिया, कहा कि जो 33 और 33 जो उस कुछ को हम अंडरग्राउंड करेंगे और कुछ को जो कि ओवर ग्राउंड हम करेंगे। लेकिन कुछ एक्टिविटिस्ट हैं जो उन्होंने ये कहा है कि जो ये प्रोविजन लाया गया है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसका वायलेशन कर रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने ये वायर है ना, वायर, इनको अंडरग्राउंड ही किया जाए, राइट। इसके बाद जो क्रिटिकल मतलब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है, एक IUCN अपनी बुक है इसकी, रेड लिस्ट बुक बोलते हैं उसको, रेड बुक बोलते हैं। उसमें कैटेगरी हिसाब से मतलब इनके थ्रेटन मतलब बोल सकते हैं खतरे के हिसाब से इनको जो है क्लासिफाई किया जाता है और किया गया है। उनकी बेसिस पे क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडिजन, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल जैसी चीज़ें को यूज किया जाता है। ये देखिए संजय बारू हैं, मतलब एक काफ़ी अच्छे पॉलिटिक्स एनालिसिस्ट हैं,
और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संजय बरुआ जो कि ये जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे मनमोहन सिंह थे, वो इनकी ये एडवाइजर थे। इनकी एक बुक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से पब्लिश हुई थी, और वो काफ़ी मतलब यूपीए गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, स्पेशली पर्सनल मनमोहन सर का क्रिटिसिज्म था, ऐसा कुछ था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर के। तो ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये दो ग्रुप को ले आ रहे हैं यहाँ पे, G7 और G20। G20 में इंडिया भी मेंबर है, G7 में इंडिया मेंबर नहीं है। ये कह रहे हैं कि G7 में तो मान लीजिए बायस हैं पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्री जो है कि रसिया चाइना के खिलाफ, लेकिन G20 जो है कि एक रोड मैप की तरह काम कर सकता है पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद ये देखिए एक जय शायद दीपक हैं, इनका मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा अजीब तरीके का ये आर्टिकल है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये बाद में कुछ मतलब क्लियरिटी मुझे नहीं इसमें निकल करके आती कि कंक्लूजन क्या होगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये कुछ बेसिक ले करके ये कह रहे हैं प्रीटो सेकुलरिज्म का मतलब इन्वेजन रीनेमिंग कैन कंट्रीब्यूट रिवाइव सिविलाइजेशन। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद को प्रयागराज में कर दिया, तो इनका ये कहना है इस टाइटल से अगर समझे तो उससे क्या कि हमारी सिविलाइजेशन क्यों रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। और इनका आर्गूमेंट यही हो सकता है कि नहीं, जो रीनेमिंग किया जा रहा है और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक पीएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में रीनेमिंग को लेकर के इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को मतलब रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आईआर पे आता है हमारा इंटरनेशनल। इसमें क्या ताइवान, ताइवान एक कंट्री मतलब कंट्री है इंडिपेंडेंट की, लेकिन चाइना ये कहता है कि ताइवान भी इंडिया का जो कि ताइवान भी जो है कि चाइना का पार्ट है, चाइना के कहना है। ये चाइना का नेबर है, ईस्टर्न चाइना के पार्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे वन नेशन टू रूल टू थ्योरी के रूप में काम करता है, ठीक है। मतलब ताइवान में डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन इसमें जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सिंगल पार्टी के सिस्टम पे काम करता है। तो उसमें सडनली जो है कि चाइना की आर्मी जो है कि वहाँ पे मतलब एंटर कर गई। फिर इसके बाद जो ताइवान है, चाइना ताइवान जो है कि यूएसए के साथ काफ़ी इसका मतलब अच्छा मतलब वो है, क्या बोल सकते हो आप, रिलेशन है डिफेंस सेक्टर, बट चाइना के साथ नहीं है, ट्रेड तक नहीं होता, डिफेंस की तो दूर की बात है। ड्यूटी मतलब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, और यहाँ पे देख सकते हो सिडनी में सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल एरिया है, वहाँ पे एक बीच है जिसको बोलते हैं बोंडी बीच, ठीक है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में पड़ता है। वहाँ पे मतलब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चले तो हिंदू ग्रोथ रेट को लेकर के है। हिंदू ग्रोथ रेट इन द सेंस कि अगर आप 3% 4% के आसपास रहते हो और कंटिन्यू मतलब 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल तो उसको, लेकिन बात किया जाता है इसमें ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि इंडिया दिया जा रहा कि नहीं हिंदू ग्रोथ रेट रहा है, कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट होते हैं वो देखे राज कृष्णा होते हैं, वो जो कि इसको क्वाइन करते हैं 82 में। इस आर्टिकल में ये कहा जाता है कि इंडिया ग्रोथ कर रहा था, लेकिन ये भी चीज़ है कि कुछ कंट्री इससे भी कम ग्रोथ कर रही थी। मतलब ये हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब ये है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, मतलब इनिशियल टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। फिर इसके बाद माइग्रेट वर्कर की बात किया जा रहा है यहाँ पे, जो तमिलनाडु में इंसिडेंट हुआ है उस चीज़ को लेकर के। माइग्रेंट के लिए अगर मैं बात करूँ, माइग्रेशन का मतलब है होता है मूवमेंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इधर क्लियर। और माइग्रेशन दो तरह के होते हैं कि क्लासिफाई करते हैं, एक इमिग्रेशन होता है और एमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मतलब एक आई से शुरू होता है और एक ई से होता है। अगर इमिग्रेशन की बात किया जाए तो जहाँ पे होता है इमिग्रेशन मतलब एंटर करना, मतलब डेस्टिनेशन बोल सकते हो, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन इमिग्रेशन ई वाला अगर बात करें तो ओरिजिन कहाँ से वो शुरू कर रहे हैं जानने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन वहाँ पे कम होगी। अब दिमाग में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब माइग्रेशन और दो वजह से होता है, एक एडुकेशन के लिए
दूसरा जॉब्स के लिए होता है इमिग्रेशन, और ये इंटर इंटर स्टेट और एक इंट्रा इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट इन द सेंस कि एक ही मतलब स्टेट के अंदर मूवमेंट, एक डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप, लेकिन इंटर स्टेट के बीच में आप बोलेंगे तो स्टेट टू स्टेट के बीच में होगा, जैसे कि यूपी से मुंबई जा रहे हैं वैसे लोग। ये कोर्ट मार्शल को लेकर के है, तो हमने इसको कभी और फ्री होकर के डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर हम आकर के बात करें, इकोनॉमिक्स में क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें देखिए क्या है कि एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी PIL, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब मतलब ये है कि आप कोई प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चर करें, उसमें आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत, उसको जो कि इन्हें, तो अब ये कह रहा है कि जो इंसेंटिव पहले दिया जा रहा था 100 रुपये का, अब इसको बढ़ा के 50 रुपये और 150 रुपये तक कर दिया जाए। फिर स्वामी एक स्कीम है जिसको कहते हैं कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे इस कैटेगरी के लिए होते हैं, और अफोर्डेबल है मीडियम इनकम लोग, वहाँ पे जो रियल इस्टेट की कंपनी काम कर रही है उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, आप इसको डेवलप करो और उनको हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए। फिर इसके बाद पॉलिसी मेकर प्रिपेयर फॉर द फेल मस्ट इकोनॉमिक सर्वे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। इसके बाद फीमेल बोरोवर, अभी एक मतलब रिटेल लोन का जो सिस्टम है उसको करने के लिए एक सर्वे हुआ है, उसमें ये कहा गया कि वुमेन काफ़ी अच्छा मतलब जो है कि मतलब लोन ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोन लिया जा रहा है वो गोल्ड लोन लिया जा रहा है, एजुकेशन लोन लिया जा रहा है, होम लोन लिया जा रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए लिया जा रहा है। मतलब वुमेन किस लिए लोन ले रही हैं वो चीज़ कहना चाहे। इसके बाद RBI ने मतलब 75 विलेज को आइडेंटिफाई किया, उसमें जो है कि डिजिटल विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसे डिजिटल इन द सेंस की पेमेंट सिस्टम किस तरह से कितना यूज हो रहा है उसको लेकर के है। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस किया और आगे ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो में इतना ही मैं डिस्कस करूँगा, और आने वाले समय में कंटिन्यू ऐसे करेंगे। अगर कुछ कोई क्वेरी हो आपकी, मतलब कि नहीं उसमें आपको करना है कि मेरी डाउट्स हैं, तो आप नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।